नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। सेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फर्स्ट। लर्नर्स, आज का जो सेशन है वो बीएड फर्स्ट सेम में और बीए बीएड सेकंड सेम, 8th सेम, पीजी और बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें इस सेशन को पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट पढ़ते हैं। इस पार्ट में हम जो राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, उसमें अंतर देखेंगे और राज्य नीति के निर्देशक तत्व है क्या, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको हमने कहाँ से लिया है। इसको हमने आयरलैंड वहाँ से लिया है और संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना रहा, इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बात डाल दी कि कहीं न कहीं वेलफेयर स्टेट इंडिया बन जाए, उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डाला गया, इन्वॉल्व किया गया। देखिए, नीति निर्देशक तत्व है क्या है, मीनिंग, ठीक है, और उसका नेचर क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे निर्देशक तत्व के द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान होता है। संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करवाने का लक्ष्य इन आदेशों को क्रियान्वित करने के बाद ही होता है। हमने पिछले सेशन में बात की थी प्रीएम्बल में कि सोशल, इकोनॉमिक और एथिकल जो डेवलपमेंट है उसकी बात की थी हमने, नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक विकास की बात की थी। तो वो कहीं न कहीं संभव कब होगा, जब हम नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये निर्देशक तत्व कहीं न कहीं वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की दिशा में प्रेरणा देने वाले हैं। रियल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाए कब, जब राज्य नीति के निर्देशक तत्व अपनाए जाएंगे। संविधान की 37वीं धारा में इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती है। मीन्स इसको लेकर स्टेट के ऊपर कोई जुडिशियल एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस धारा से ये स्पष्ट होता है कि निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के समान वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं की गई है। निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति के लिए न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार की बात कहीं न कहीं इसमें बताई गई है और राज्य का ये नैतिक कर्तव्य है कि व्यवहार में सदैव ही इन तत्वों का पालन किया जाए। नीति निर्देशक तत्व के अगर हम नेचर की बात करें, इसके स्वरूप की बात करें, तो इसमें 3 बातें देखने को मिलती हैं कि एक तो इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, कोर्ट के द्वारा इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाएगा, पहली बात। दूसरा, निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं, ठीक है, मेन रोल इनका देश के
शासन में है, गवर्नमेंट में है, गवर्नेंस में है। तीसरी बात कि केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी इसके अधीन होंगे। मीन्स चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लेजिस्लेचर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके अंडर में जितने भी जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो सब इनके अंडर काम करेंगे। अब देखिए बात करते हैं मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए भाग 3 और 4 जो कि मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों पर अध्याय हैं, एक साथ भारतीय संविधान के विवेक का निर्माण करते हैं। अब देखिए इनमें जो अंतर है, इसमें सबसे पहला है मूल अधिकार न्याय योग्य मीन्स जस्टिफिएबल है, लेकिन निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। ये पहली बात। मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में सबसे प्रमुख अंतर ये है कि मूल अधिकार न्याय योग्य है, लेकिन निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, तो वही बात हमने जो पहले की थी कि निदेशक जो तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उसके लिए कोर्ट के द्वारा उन्हें फोर्स नहीं किया जाएगा। दूसरा, मूल अधिकार नकारात्मक है, ठीक है, निगेटिव है, जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव है। कहने का मतलब क्या है कि मूल अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेधाज्ञाएं, इंजक्शंस हैं, जिसके द्वारा राज्य को कुछ काम न करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, कि राज्य स्टेट लोगों के मामले में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, दखल नहीं देगा। ठीक है, जबकि इसके जस्ट अपोजिट विपरीत निदेशक तत्व नागरिकों के प्रति राज्य के कुछ सकारात्मक उत्तरदायित्व हैं, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स स्टेट लोगों के लिए वेलफेयर से रिलेटेड वर्क करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का दूसरा अंतर हो गया। तीसरा, मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, जबकि निदेशक तत्व राज्य के लिए है। ठीक है, और ये तत्व राज्य के कतिपय निर्धारण करते हैं, कर्तव्य को तय करते हैं। ये तीन हो गए आपके। ठीक है, मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो किससे रिलेटेड है, राज्य के, स्टेट के जो सिटीजन हैं, पब्लिक है, उनके लिए, जबकि निदेशक तत्व राज्य के लिए, स्टेट के लिए है। ठीक है, चौथा है मूल अधिकारों तथा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है मूल अधिकारों के द्वारा। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की, जबकि निदेशक तत्वों का लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना है। तो इसमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की बात की गई है। कहाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, तो ये चार अंतर मैन इसमें दोनों में देखने को मिलता है। एक थोड़ी सी नज़र इंग्लिश में हम इसमें देख लेते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी contained in Part 4, Article 36 to 51 of the Indian Constitution constitute the most interesting and enriching part of the Constitution. The directive principles may be said to contain the philosophy of the Constitution. The idea of directive being included in the Constitution was borrowed from the Constitution of Ireland, as the very term directives indicated. The directive principles are broad directives given to the state in accordance with which the legislative and
executive powers of the state are to be exercised. As Nehru observed, the governments will ignore the directives only at their own peril. As India seeks to secure an egalitarian society, the founding fathers were not satisfied with only political justice. They sought to combine political justice with economic and social justice. Difference. Firstly, the fundamental right. Consists a set of negative injunctions. The state is restrained from doing some things. The directives, on the other hand, are a set of positive directions. The state is urged to do something to transform India into a social and economic democracy. As fundamental rights are injunctions to prohibit the government from doing certain things. The directive principles are affirmative instructions to the government to do certain things. And secondly, the directive are non-justiciable. Courts to not enforce them. A directive may be made enforceable by the courts only when there is a claim on it. Fundamental rights, on the other hand, are justiciable. They impose legal obligation on the state as well as on individual. Courts enforce them. If a law violates a fundamental right, the law in question will be declared void. But no law will be declared unconstitutional on the ground that it violates a directive principles against violation of a fundamental right. Constitutional remedy under Article 32 are available, which not the case in which a directive is violated either by the state or by individual. For this reason, Professor Shah represents the directive principles as pious wishes or a more window dressing for the social revolution of the country. थैंक यू बच्चों। ये सेशन डिजिटल वर्जन ज्योति विद्यापीठ 2.0 महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।